नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में अध्ययन किया था। उसी के कंटिन्यूशन में हम आज बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या डी ब्लॉक तत्व होते हैं, उनकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वी कैन से द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स और आयनिक फॉर्म्स. The cause of showing different oxidation state is that these elements have several 3d electrons which are quite close to 4s electron in energy. तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके लिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो 3D उन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, वे एक दूसरे के क्वाइट क्लोज होते हैं इन रेफरेंस ऑफ एनर्जी। तो 3D इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं विदाउट ए ह्यूज जंप इन एनर्जी। मतलब 3D से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है एज कम्पेयर टू एस एंड पी ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखते हैं कैल्शियम और टाइटेनियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करते हैं, कैल्शियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, कॉन्फिगरेशन 3p6 4s2 होता है। आउटरमोस्ट सेल 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे कैल्शियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है। लेकिन पी इनर सेल जो पी ऑर्बिटल है, इसका एनर्जी बहुत कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो इस वजह से ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन बात करें यदि हम टाइटेनियम की, तो इसका जो कॉन्फिगरेशन है आर्गन के बाद में 3d2 4s2 होता है। जब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें प्राप्त होगी। उसके बाद में जो 2 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में हैं, वो भी दोनों 1 बाई 1 हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ पे टाइटेनियम +3 और टाइटेनियम +4 कॉन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी हम बात करते हैं, तो उनमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पाई जाती है, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल 4s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे एक साथ तो उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर हम अपवाद के रूप में चर्चा कर सकते हैं क्रोमियम एंड कॉपर की, जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जब हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी एलिमेंट्स की तुलना में। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन था 4s1 3d5 एंड कॉपर का था 4s1 3d10। यहाँ पर s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। रीजन हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऐसा क्यों होता है, पर बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो फर्स्ट टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इस वजह से इसमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पाई जाती है। The number of oxidation state shown increase from scandium to manganese. जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं और स्कैंडियम से मैग्नीज तक लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं एंड देन डिक्रीजेज। और मैग्नीज से आगे यदि हम चलते हैं मैग्नीज टू जिंक, तो वो डिक्रीज होती जाती हैं, विच शोज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। अर्थात जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। एज ए रिजल्ट अमंग दीज एलिमेंट क्रोमियम एंड मैग्नीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम एंड मैग्नीज शो करते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 to +6 एंड मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 to +7। From scandium to manganese, the highest oxidation state shown by any element is equal to group number. जो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग होती है। स्कैंडियम 3rd B का है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। टाइटेनियम
टाइटेनियम 4b ग्रुप का एलिमेंट है तो उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। इसी तरह से बात करें मैग्नीज की तो वो 7th ग्रुप का एलिमेंट है तो वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। ये जो रूल होता है वो फॉलो करता है स्कैंडियम टू मैग्नीज, बट द लेटर एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो दिस ट्रेंड। इसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल। जो हम आगे टेबल डिस्कस करेंगे उसमें भी हम इस चीज़ को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। For an element, the relative stability of various oxidation state can be explained on the basis of stability of D0, D5 और D10 configuration। जो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कोई भी एलिमेंट शो करता है उनमें से मोस्ट स्टेबल या मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी वो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे। यदि उसमें D0 या D5 या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, अर्थात d ऑर्बिटल वैकेंट हो या हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, उसके आधार पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम +4। मैंने बताया टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। इस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d0 4s0 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम +3 बिकॉज यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d1 4s0। तो दोनों ही ऑर्बिटल वैकेंट हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट होता है या हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें D0, D5, D10 कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3d0 सब्सटेंस। सिमिलरली यदि हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं मैग्नीज का, मैग्नीज +2 में हम कॉन्फ़िगरेशन क्या देखेंगे 3d5 4d0 आयन इज मोर स्टेबल देन मैग्नीज +3 बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d4 4s0 सिंस मैग्नीज +2 आयन हैज 3d5 सबशेल। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है व्हाई Mn shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फेवरेबल देन Mn+3, या Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है बजाय कि Mn+3 की। तो आपको वहाँ पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और बताना है कि Mn+2 में 3d5 4d0 कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें d ऑर्बिटल 4s0 सॉरी यहाँ पे 4s0 है, 4s वैकेंट है और d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, जबकि Mn+3 में d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट form ionic oxide and chloride in lower oxidation state which are basic in nature। अब हम जब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे उनकी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वे उस फॉर्म में कंपाउंड बेसिक इन नेचर होंगे और आयनिक ऑक्साइड और क्लोराइड फॉर्म करेंगे। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, और जैसे जैसे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाती है कोवेलेंट कैरेक्टर और एसिडिक नेचर उसका इंक्रीज होता जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट से जो कंपाउंड बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक नेचर होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल MnO मैग्नीज ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बेसिक इन नेचर होता है क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर साइड में है तो ये बेसिक नेचर शो करेगा। Mn2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों इंटरमीडिएट हैं, ना लोअर है ना हायर है, तो ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। और Mn2O7 कंपाउंड जो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एसिडिक इन नेचर होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच कंपाउंड इज एसिडिक विच कंपाउंड इज बेसिक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि लोअर है तो वो बेसिक इन नेचर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। एक और एग्जांपल यदि हम लेते हैं क्रोमियम का, क्योंकि इसमें भी
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। तो क्रोमियम ऑक्साइड CrO, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, बेसिक नेचर होगा। Cr2O3, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एम्फोटेरिक नेचर होगा। एंड CrO3, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो ये एसिडिक नेचर होगा। सेम वेनेडियम के एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज +2 and +3 states. The manganese +3 ion is more stable from scandium to chromium, but manganese +2 ion is more stable from manganese to copper. जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, सभी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सब शो करते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड क्या होता है कि यदि हम स्कैंडियम से M+3 स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय कि +2 के। एंड मैग्नीज टू कॉपर हम जाते हैं, मूव करते हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका पीछे रीजन क्या होता है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लेटर एलिमेंट्स मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ए थर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है, तो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने पर वो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये जो अभी ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने पढ़ा, उसको एक कंपैरेटिवली एक टेबुलर फॉर्म में हम इस टेबल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। हमने बताया था कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कॉपर और क्रोमियम में ही पाई जाती है। कॉपर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, इसलिए उसको यहाँ पे टेबल में शो किया गया है, लेकिन क्रोमियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, उसमें +3 ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि क्रोमियम की जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होकर T2G3 Eg2 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और Eg के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही आसानी से उतनी ही एनर्जी में निकल सकते हैं आसानी से, तो इसलिए यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और +1 बहुत ही कम स्टेबल है, इसलिए इसको टेबल में नहीं शो किया गया। जितने भी डार्क फॉर्म है वो सारी स्टेबल हैं, जैसे +2 ऑलमोस्ट सब में स्टेबल है, क्रोमियम की +3 स्टेबल है, +6 जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल है। इसी तरह से मैग्नीज की +2 स्टेबल है, +4 है, +7 स्टेबल है, आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होती रहती हैं। मैग्नीज की और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं, मैग्नीज में +2 to +7, क्रोमियम में +1 to +6। एक पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग होती है। ये थर्ड भी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। टाइटेनियम फोर्थ बी ग्रुप का है, +4 हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 होगी। वैनेडियम फिफ्थ ग्रुप का है तो +5, क्रोमियम सिक्स ग्रुप का है +6, मैग्नीज सेवेंथ ग्रुप का है तो +7। लेकिन इसके बाद ये ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती जाती हैं। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन आगे वाले कंपाउंड्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। जिंक का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसमें केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है +2, स्कैंडियम में भी केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है +3। तो इस टेबल से आप सभी जो पॉइंट्स हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किए थे उनको एक साथ में कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, अर्थात जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनते हैं या इनमें ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना पाते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। The elements of first transition series fulfill all conditions of complex formation and are thus most suitable for this purpose। अर्थात जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जितनी भी परिस्थितियां चाहिए वो इन सबको फुलफिल करते हैं। जैसे
These metal ions are electron deficient in most of their oxidation states. जो इनकी मोस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उनमें ये जो मेटल आयन हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी शो करते हैं, या हम कह सकते हैं द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल इनका वैकेंट होता है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं। सेकेंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए प्रॉपर्टी वो इसमें स्मॉल साइज ऑफ द आयन एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ द मेटल आयन फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमने यहाँ पे देखा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे पाई जाती हैं +7 तक पाई जाती है, तो हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस वजह से भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। द कैटायन ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो जो मेटल आयन से बनने वाले आयन होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे, उनको हम कैटायन कहते हैं। ये कैटायन की जो होती है वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, such type of neutral molecule, और several ions such as फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड etc. अर्थात वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ एज वेल एज आयंस के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दीज मॉलिक्यूल एंड आयंस आर कॉल्ड लिगेंड्स। ये जो मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, इनको हम लिगेंड कहते हैं। एंड हैव वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर डोनर एटम। इनके डोनर एटम पे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है विच दे कैन डोनेट टू मेटल आयन, जो भी मेटल आयन को डोनेट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाया लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अर्थात यहाँ पे लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होता है और उससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होती है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इन देयर आउटरमोस्ट सेल। अर्थात वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तो वो लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके साथ बनते हैं उनको हम लिगेंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस में है पार्ट 2 में, उसके चैप्टर के सभी वीडियोज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। The complex formation tendency increases as the positive oxidation state of metal ion increases. जैसे जैसे मेटल आयन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी। Next, the nature of complex depends on orbital available on the metal ion atom for bonding. These orbitals are s, p and d type. जो कॉम्प्लेक्स आयन किस प्रकार के बनेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस प्रकार के बनेंगे, वो मेटल आयन पे जो कौन कौन से ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं उनके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं। देयर आर 4 मेन शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन की जो हम देखते हैं पढ़ेंगे इस मेटल आयन से बनने वाले कॉम्प्लेक्स आयन, वो मेनली 4 शेप होती हैं, लीनियर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। यदि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अर्थात वो 2 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो लीनियर का स्ट्रक्चर बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हम ये सारी डेफिनेशंस को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज लिगेंड एक्सेट्रा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मीन्स वो 4 लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन उसके एटम्स में वहाँ पे बना है, उसके आधार पे 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अर्थात कोई मेटल 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दिस शोज दैट द मेटल ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइज्ड बिफोर बॉन्डिंग विद द लिगेंड ऑर्बिटल। तो इन सब से हम क्या कह सकते हैं कि वो लिगेंड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग के पहले मेटल जो होता है, मेटल एटम, वो हाइब्रिडाइज्ड होता है, और उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फिर डिफरेंट लिगेंड के साथ एक निश्चित ज्योमेट्री में जुड़ करके और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम निकिल के ही 2 कॉम्प्लेक्स लेते हैं, टेट्रासाइनो निकलेट आयन,
ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जबकि टेट्राक्लोरोनिकेलेट आयन ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब ऐसा क्यों है, ये सब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर। हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट, टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट, डाई एमिनो अर्जेंटेट एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम इसकी डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की, वो है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम कब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, किस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर उसमें पाया जाता है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें बताना चाहेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। एवरी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और मॉलिक्यूल कैन बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट। अर्थात जो हर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, हर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जो है या मॉलिक्यूल में है, वो एक टाइनी मैग्नेट, छोटी सी मैग्नेट की भांति व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन हैव अपोजिंग ओरिएंटेशन सो हैव नो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने देखा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन, और जो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अपोजिंग ओरिएंटेशन होता है और उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है और वहाँ पे कोई मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो एलिमेंट्स एंड आयंस विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट शो मैग्नेट। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर भी आयंस में या एलिमेंट्स में, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के मैग्नेटिक बिहेवियर को न्यूट्रल कर देते हैं। And if elements or ions have unpaired electron, they will show magnetic property. यदि वहाँ पर unpaired electron है तभी वह magnetic property show करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे हम किसी भी कंपाउंड को 3 क्लासेस में मेनली डिवाइड करते हैं: डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म? प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल्स। ये प्रॉपर्टी सभी मटेरियल्स में पाई जाती है यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड and they show weak opposition to an applied magnetic field। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो कोई अपोज नहीं शो करेंगे। उनमें क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है दूसरे अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन के द्वारा नलिफाइड कर दिया जाता है। सेकेंड है पैरामैग्नेटिज्म। दिस इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर को शो करते हैं। ये कब पाया जाता है? ओनली अकर्स विद सब्सटेंस विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि किसी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तभी उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाई देगा। एंड मैग्नेटिज्म इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड एंड इन सेम डायरेक्शन। जो अप्लाइड फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल और सेम डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। ओनली अकर्स विद लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा संख्या में हो, मैग्नेटिज्म कैन बी ग्रेटर देन अप्लाइड फील्ड, और तब मैग्नेटिज्म जो होता है वो अप्लाइड फील्ड से भी ज़्यादा हो सकता है। उस बिहेवियर को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, पैरामैग्नेटिज्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ये डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके अलावा आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम देखेंगे।